नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डचों के आगमन और उनके पतन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप ये वाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने ये एशिया और यूरोप का ये स्केच बनाया है। तो इसमें कुछ एक नॉर्मल मैं बस जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि पहले मैं बता चुका हूँ, ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका एटलांटिक ओशियन है, ये आपका पुर्तगाल है, ये जो इलाका है, और ये आपका स्पेन का इलाका है। यहाँ पे ये आपका फ्रांस है, और ये बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है। ये आपका इंग्लिश चैनल है। फ्रांस के ऊपर ही आपका एक छोटा सा देश है बेल्जियम, और बेल्जियम के पास ही इधर आपका जर्मनी है, और ये एक देश है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड आपका स्पेन के अधीन था, और 1581 में 1581 इसके 7 प्रांत थे, 7 प्रोविंसेस, जो अपने आप को एक ट्रीटी के माध्यम से अलग कर लेते हैं, अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये आपका मालाबार है, ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका बोर्नियो द्वीप है, और ये टोटल जो आप ये द्वीप समूह देख रहे हैं आर्किपेलागो, ये पूरा द्वीप समूह आपका मलया द्वीप समूह कहलाता है। मलाया द्वीप समूह हिंदी में कहते हैं आर्किपेलागो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो 1521 ईस्वी में क्या होता है, 7 प्रांत जो होते हैं नीदरलैंड के, अपने आप को एक खुद को डिक्लेयर कर लेते हैं इंडिपेंडेंट। एक ट्रीटी हो जाता है, इनका एक अलायंस होता है स्पेन के साथ 1579 ईस्वी में। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि खुद के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके पहले क्या होता है कि ये स्पेन से चाहे पुर्तगाल से स्पाइसेस खरीदते हैं और बाकी यूरोप को बेचते रहते थे। लेकिन उसके बाद ये अपना खुद ही वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो सरकार थी, स्टेट ऑफ, उनका नाम था क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे, जो भी संगठन थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, सबके साथ मिलकर सबको कंसोलिडेट किया और सबको मिला के एक कंपनी बनाया, जिसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडीज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये आपका बना 1602 ईस्वी में। वेरिंगदे ओस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये आपकी कंपनी, इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ 1602 ईस्वी में। बेसिकली इसमें वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन थे, वहाँ के ट्रेडिंग कंपनीज थे, सबको मिलाया गया। जितने भी ट्रेडर्स थे सबको मिला के, इसके अलावा जनरल पब्लिक, उनको भी एज ए शेयर होल्डर कंपनी में उनको शेयर दिया गया कि आप वो भी अपना पैसा लगाएं। कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट किया गया था तो 65 लाख गिल्डर, इसकी जो कैपिटल थी, 65 लाख गिल्डर लगा के इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये पहली ऐसी कंपनी थी जो 200 साल तक अपने मतलब जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको अपना जो भी प्रॉफिट था, आपका डिविडेंड था, वो देती रही, बहुत टाइम से देती रही ये कंपनी। और टोटल जितना भी प्रॉफिट होता था उसका ये 18% तक ये शेयर आपका शेयर देते थे, डिविडेंड देते थे शेयर्स के। और उनका जो नाम था वहाँ के जो उस टाइम जो वहाँ के जो मेन गवर्नमेंट थे, उनको कहा जाता था स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड्स, स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड्स।
इन्होंने ही ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया था। इसमें भी यहाँ वहाँ पे भी आपका अपर हाउस था और लोअर हाउस था, ये आप समझ लीजिए। जो अब अपर हाउस था और लोअर हाउस, ये दोनों को मिला के स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड आपका बना। अब क्या हुआ कि इनको उसके बाद जब ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तो इनको कई सारे एम्पावरमेंट दिए गए, कई सारे अथॉरिटीज़ दी गई कि आप जाइए ईस्ट के साथ ट्रेडिंग कीजिए। इसमें लिख देते हैं, इनको एम्पावरमेंट दिया गया, एम्पावर्ड किया गया कि आप ईस्ट के साथ ट्रेड कीजिए, आप लड़ाई कर सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को अपने पोजीशन में ले सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रीटी, आप कोई भी संधि कर सकते हैं किसी भी, अगर ऐसा लगता है कि उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, ट्रीटी मेकिंग पावर भी उनको दिया गया। इसके अलावा भी और भी कई सारे कुछ इनको किला बनाने के लिए फोर्टिफिकेशन, किसी भी लोकेशन में अपने वो फैक्ट्री बना के उसका फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे इनको अनुमति, कई सारे अधिकार, कई सारे अथॉरिटीज़ दिए गए, तब जाके ये आपका ईस्ट की तरफ ट्रेडिंग में आए। सबसे पहले 1596 ईस्वी में आए आपके 1596। हाउटमैन वैसे बोला जाता है कार्नेलियस हाउटमैन। आप हाउटमैन भी याद रखेंगे तो काफ़ी है उसका नाम, कार्नेलियस हाउटमैन। ये सबसे पहले इंडोनेशिया पहुँचे। कहीं कहीं आपको 1595 भी पढ़ने को मिल सकता है। ये इंडोनेशिया पहुँचे। और उसके बाद 1602 ईस्वी में इन्होंने अम्बायन द्वीप जो था वो बेसिकली पुर्तगालियों से अपने बैटिविया अपने पुर्तगालियों से अपने कब्जे में ले लिया। और 1605 ईस्वी में ये इंडिया में आंध्रा, जो कोरोमंडल तट के पास है, आंध्रा के पास मसूलीपट्टनम में सबसे पहले वहाँ पे अपना ये एक फैक्ट्री बनाते हैं 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम। ये पहले अपना फर्स्ट फैक्ट्री अपना बनाते हैं। मेन ऑफिस इनका मसूलीपट्टनम ही रहता है, 1690 ईस्वी तक आपका रहता है। फिर उसके बाद उसको ये नागापट्टनम, जब पुर्तगालियों से अपने कब्जे में ले लेते हैं तो नागापट्टनम ये कर देते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने जो भी ट्रेडिंग, बेसिकली इनका मेन मकसद रहता है भारत के साथ ट्रेड करना, और ट्रेडिंग करने के लिए ही ये आए रहते हैं। और इनका मेन मकसद और कुछ नहीं रहता है, लेकिन इनकी जो जितने भी एक मकसद रहता है कि जो पुर्तगालियों और स्पेन के जो राइवलरी है उसे ख़त्म भी करना है। और इस तरीके से ये धीरे धीरे 1610 ईस्वी में पुलिकैट में ये क्या करते हैं कि 1610 ईस्वी में पुलिकैट में एक बारूद का कारखाना भी स्थापित करते हैं। बारूद का कारखाना के साथ साथ वहाँ पे अपना वस्त्रों का व्यापार, बेसिकली सिल्क, टेक्सटाइल, सिल्क बेसिकली ये बंगाल से करते थे आपका, लेकिन वहाँ पे आपका टेक्सटाइल का सबसे बड़ा मतलब वहाँ पे कारखाना अपना एक तरफ से बनाए थे, वहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे। वहीं से ये इंडोनेशिया ले जाते थे, इंडोनेशिया से फिर नीदरलैंड्स जाता था, और पुलिकैट में अपना ये बनाए। इसके अलावा एक इन्होंने टकसाल बोला जाता है, एक फैक्ट्री बनाया जिसको हिंदी में टकसाल कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो करेंसीज होते हैं, गोल्ड की करेंसी, गोल्ड कॉइन्स, इसका ये प्रोडक्शन करना ये स्टार्ट कर दिए। गोल्ड कॉइन्स का नाम उसको ये पगोडा नाम दिए थे। तो ये हो गया आपका
नागापट्टनम में इस तरीके से इन्होंने अपना मतलब एक तरफ से एक फैक्ट्री अपना वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर अपना बनाए। मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री खोला। इसके अलावा मसूलीपट्टनम से मेन जिनका जो व्यापार होता था वो इंडिगो नील की होती थी। धीरे धीरे ये सूरत में भी अपना, कोचीन में ये वहाँ के जो लोकल राजा थे उनके साथ मिलकर पुर्तगालियों को हरा देते और वहाँ पर अपने सेंटर स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा हुगली में ये अपना सेंटर स्थापित करते हैं और हुगली में ही लास्ट में इनकी लड़ाई होती है 1759 ईस्वी में। उसके बाद ये बुरी तरह हार जाता है, उसके बाद एक तरफ से ख़त्म ही हो जाता है इनका अस्तित्व। ये फिर ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर ये इंडोनेशिया में ही अपना बिजनेस करते हैं जो भी करना होता है। एक ट्रीटी भी हो जाती है इनकी अंग्रेज़ों के साथ। बंगाल के चिंसूरा में, बेसिकली चिंसूरा, ये आप जगह का नाम याद रखिएगा। बंगाल में चिंसूरा और कासिम बाज़ार, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सिल्क का, बेसिकली सिल्क का यहाँ पे पूरा अपना एक वो फैक्ट्री बनाए थे और यहाँ से ये सिल्क के अलावा वहाँ से अफ़ीम की खेती, अफ़ीम का बिजनेस भी यहाँ से होते थे। और बेसिकली बंगाल के जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे इनका डायरेक्ट इंडोनेशिया से ना होके ये डायरेक्ट जो कनेक्शन था इनका नीदरलैंड से होता था। नीदरलैंड से ही ये अपना डायरेक्ट ट्रेडिंग जो भी कम्युनिकेशन होता था इनका होता था अंग्रेज़ों के साथ इनकी जो एक तरफ से। इसके अलावा कुछ सेंटर्स और भी ये बनाए थे, जैसे पटना में, बालेश्वर में। ये सब भी सेंटर्स था इनका बिजनेस का। इस तरीके से धीरे धीरे ये अपना अच्छा खासा कॉलोनी हर जगह स्थापित कर रहे थे और ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इनका अंग्रेज़ों के साथ जो था एक क्या बोलते हैं राइवलरी जो था वो काफ़ी मतलब ये रहा और अंग्रेज़ों से इनकी कई जगह झड़प हुई देखा जाए तो। और इसके चलते मेन लड़ाई इनकी जो हुई अंग्रेज़ों के साथ वो थी 1623 ईस्वी में अम्बायना द्वीप में। 1623 ईस्वी में अम्बायना द्वीप में इनकी जो मेन लड़ाई हुई। काफ़ी भीषण लड़ाई थी जहाँ पे करीब मान के चले कई जापानियों को और कई अंग्रेज़ों को डचों ने मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन एक तरफ से कहा जाती है जो कॉमर्शियल जो एक रंजिश था धीरे धीरे जो ब्लड शेड में कन्वर्ट हो रहा था, ये इस हद तक हो गया कि 1667 ईस्वी में फाइनली इतना मतलब हर जगह मारपीट, हर जगह इन लोगों का मतलब दोनों का लड़ाई चल रहा था अंग्रेज़ों का और डचों का। तो फिर फाइनली ये क्या किया कि 1667 ईस्वी में एक मतलब ट्रेड कंप्रोमाइज़ किए कि एग्रीमेंट किए कि हम लोग मतलब अब लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक कंप्रोमाइज़ चला नहीं इनका, क्योंकि 1672 के आसपास आप मान के चलिए 1672-74 में फिर से आपका जो मलय द्वीप समूह है वहाँ पे फिर से डचों ने कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों के जो भी शिप्स थे उसको। और यहाँ तक कि ये हद कर दिए सूरत से जो आपके शिप्स जा रहे थे आपके हुगली की तरफ, बंगाल की तरफ, उसको पूरा रोक दिए, कम्युनिकेशन पूरा उनका पूरा रोक दिया गया। फाइनली क्या होता है कि 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों का और इनसे डचों का एक निर्णायक युद्ध होता है हुगली के पास वेदरा। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध काफ़ी फेमस है हुगली। ये काफ़ी निर्णायक युद्ध होता है और यहाँ पे डचों का अंत हो जाता है। बस कुछ खास नहीं। हाँ ये है कि काफ़ी अच्छा ये अपने आप को इस्टेब्लिश किए और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में, सेंट्रल इंडिया हो चाहे आपका कोरोमंडल कोस्ट पे इनके ज़्यादा मतलब इन्होंने अपने कॉलोनीज़ चाहे अपने जो भी बस्ती वगैरह जो भी फैक्ट्रीज थे ये बनाए और ज़्यादा कुछ है नहीं। बस खाली इनका नाम आपको याद रखना है कॉर्नेलियस हाउटमैन, कॉर्नेलियस डे हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में बंटम बंदरगाह पे आए थे और 1602 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया था
ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और उसके बाद 1605 ईस्वी में इन्होंने आंध्रा पे एक तरफ से अपना पहला मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाया। और इस तरीके से कराईकल, चिंसुरा, नागपट्टनम और काशिम बाज़ार, बालेश्वर, कई जगह ये अपने आप पे, हर जगह कोचीन, हर जगह अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी कामयाब रहे। अंग्रेज़ों के साथ पुर्तगालियों से तो इनकी जो रंजिश थी वो तो थी ही, वो तो खैर पुर्तगालियों के जितने भी सेंटर्स थे सब भी ये कब्जा कर लिए, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ इनकी रंजिश काफ़ी लंबी चली। स्पेशली जो 1759 में फाइनली जो एक निर्णायक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हुगली में, जो बैटल ऑफ वेदरा का युद्ध कहा जाता है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने इन्हें हरा दिया। और अंग्रेज़ों ने एक फाइनली एक मतलब ट्रीटी, एक अपनी संधि बनाई कि फाइनली वो मतलब इंडिया में अब नहीं आएंगे, वो इंडोनेशिया से ही अपना स्पाइसेस का बिजनेस करने लगे। स्पाइसेस इंडिया से भी जो आता था काली मिर्च का और मसालों का, वो आपका मसूलीपट्टनम कोरोमंडल के कोस्ट से होते हुए आपका इंडोनेशिया जाता था और इंडोनेशिया से ये पूरे यूरोप में भेजते थे। तो यही था, इस तरीके से वो फिर अपने आप को इंडोनेशिया में ही इस्टेब्लिश कर लिए। और बाकी जब अंग्रेज़ों का आगमन, इनका ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इनके बारे में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लड़ाई हुई है हम आपको बताएंगे। तो इनका इतना ही एक इतिहास है, हालांकि ये लंबे समय तक रहे। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।